हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो देखिए, आपने दो टॉपिक मुझसे कंप्लीट कर लिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सीनियर सेकेंडरी लेवल का टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। पहले मैं आपको कंसेप्ट करवाता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि जितने भी सिद्धांत होते हैं इन सिद्धांतों का निर्माण कैसे होता है। सिद्धांत देखिए क्या होता है, हम लोगों को देख के अगर जो हमको पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं उनको सिद्धांत के रूप में बना लेते हैं। तो सिद्धांतों का निर्माण या तो अवलोकन से होता है या हम हमारे जीवन में एक्सपेरिमेंट कर करके सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको ध्यान है कि दो इंपॉर्टेंट पर्सन्स आते हैं इस चैप्टर में। एक का नाम है एफ.डब्ल्यू. टेलर और एक का नाम है हेनरी फियोल। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रोडक्शन में दिया और काम करते हुए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया, और यही कहानी हेनरी फियोल की थी। इसलिए सिद्धांतों का निर्माण या तो एक्सपेरिमेंट से होगा या ऑब्जर्वेशन से होगा। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले प्रबंध का विचार किसने रखा कि मैनेजमेंट होना चाहिए? मिस्र के शासक थे क्लियोपास। 2900 ईस्वी पूर्व का समय था जब मिस्र के पिरामिड बनाए जा रहे थे। उस समय मैनेजमेंट का विचार इनके दिमाग में आया कि इस तरीके से पिरामिड बनाए गए कि आस पड़ोस के जो भी लोग थे वहां तक आवाज भी नहीं जाए और इतने बड़े बड़े निर्माण भी हो जाए। एक क्वेश्चन आता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। कई बार आया हुआ है क्वेश्चन कि वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक किसे कहा जाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर को। प्रशासनिक प्रबंध के जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फियोल को। हेनरी फियोल को प्रशासनिक प्रबंध का सिद्धांत बताने वाला व्यक्ति बताया गया। एफ.डब्ल्यू. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसा कि नाम से क्लियर है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने काम करने के तरीके, ढंग, प्रोडक्शन, इन पे ध्यान दिया। हेनरी फियोल ने ऐसे सिद्धांत बताए जो आज भी जीवन में लागू होते हैं। सार्वभौमिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रकृति के ये व्यक्ति थे। प्रबंध के पिताजी किसे कहा जाता है? हेनरी फियोल को। हेनरी फियोल को प्रबंध का पिता माना जाता है। तो सर मम्मी कौन है? प्रबंध की माताजी है मेरी पार्कर फॉलेट। प्रबंध की माताजी किसे कहा जाता है? मेरी पार्कर फॉलेट को प्रबंध की माताजी कहा जाता है। अफसरशाही या लाल पिताशाही का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था मैक्स वेबर ने। प्रबंध में ह्यूमन अप्रोच यानी कि मानवीय दृष्टिकोण, जिन्होंने कहा कि साहब प्रोडक्शन के साथ साथ आपको मानव पे भी ध्यान देना है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे एल्टन मेयो। एल्टन मेयो ने इसके लिए ऑर्थन एक्सपेरिमेंट किए थे, जिन्होंने बिहेवियर स्टडी करी, बिहेवियर कंसेप्ट बताया। वो भी बताने वाले कौन थे? एल्टन मेयो। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी ऑर्थन प्रयोग किससे रिलेटेड थे? एल्टन मेयो के। व्यवहारवादी विचारधारा किसने दी? एल्टन मेयो ने। प्रबंध में मानवीय दृष्टिकोण के जनक कौन है? एल्टन मेयो। नेक्स्ट है प्रबंध का गुरु। प्रबंध का गुरु किसे कहा गया है? पीटर एफ ड्रकर को। प्रबंध का गुरु कहा गया है पीटर एफ ड्रकर को। यहां तक समझ में आ रहा है? इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता। इस पे कई लोगों के डिबेट्स हैं। कुछ लोग हेनरी फियोल को कहते हैं, लेकिन देखो हेनरी फियोल के सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। मॉडर्न कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो वो है पीटर एफ ड्रकर। कुछ किताबों में हेनरी फियोल लिखा हुआ है, लेकिन ये निर्विवाद है कि आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता पीटर एफ ड्रकर को कहा गया, इसी को गुरु माना गया है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। प्रबंध के सिद्धांत हमेशा ध्यान रखना लोचदार होते हैं, ना कि जड़। जैसे एक होता है विज्ञान के सिद्धांत, तो विज्ञान का फॉर्मूला फिक्स है और वो जड़ होते हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग लागू नहीं होता, वो फिक्स है। लेकिन प्रबंध के सिद्धांत मनुष्य पे लागू होते हैं और मनुष्य की परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलने की प्रवृत्ति होती है। इसे प्रबंध के सिद्धांत फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते। कुछ सिद्धांत कहीं पर लागू होंगे, कुछ सिद्धांत कहीं पर लागू नहीं होंगे, ये परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी संदर्भ में मैंने आपको बताया कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब हो गया कि ये आप अपने घर में, अपने कार्य में, अपने व्यापार में,
कहीं भी अपनी पढ़ाई में भी इनको अप्लाई कर सकते हुए सार्वभौमिक सिद्धांत है। और एक खास बात ध्यान रखना है, ये एब्सोल्यूट नहीं होते, ये रिलेटिव होते हैं। इसका मतलब होता है कि ये फ्लेक्सिबल है, टाइम टू टाइम चेंज हो जाएंगे। तो फिक्स नहीं है कि ये सिद्धांत है तो ये हमेशा लागू होगा ही। कोई सिद्धांत कहीं पे लागू हो सकता है, कोई लागू नहीं हो। इसको अपन सिचुएशन बेस्ड कहते हैं, परिस्थिति पर आधारित होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए ये सापेक्ष है ना कि निरपेक्ष। ये मैंने आपको सिद्धांतों की प्रकृति बता दी। अब प्रबंध के सिद्धांत का नाम आता है तो सबसे पहला नाम आप हमेशा सुनोगे और वो नाम है हेनरी फियोल का। हेनरी फियोल को प्रबंध का पिता कहा जाता है, प्रशासनिक प्रबंध का जनक कहा जाता है, और ये बहुत ही फेमस है। प्रबंध के 14 सिद्धांत देने के लिए इन्हें जाना जाता है। इनके सिद्धांतों की प्रकृति प्रशासनिक है ना कि वैज्ञानिक। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस किया, प्रोडक्शन पे फोकस नहीं किया। इन्होंने साइंटिफिक तरीकों पे फोकस नहीं किया। इन्होंने संस्था को चलाने पर फोकस किया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करता है। इसके बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं। हेनरी फियोल फ्रांसीसी थे, माइनिंग इंजीनियर थे। 1841 में इनका जन्म हुआ, 1925 तक इनका जन्म रहा। इनका मुख्य योगदान प्रबंध के 14 सिद्धांत थे। कई बार तो फर्स्ट ग्रेड में इतना इजी क्वेश्चन भी आया हुआ है कि प्रबंध के 14 सिद्धांत किसने बताए? हेनरी फियोल ने बताए। इनके सिद्धांतों की प्रकृति सार्वभौमिक है, प्रशासनिक है, ना कि वैज्ञानिक। वैज्ञानिक सिद्धांतों की प्रकृति एफ.डब्ल्यू. टेलर की है। हेनरी फियोल के सिद्धांतों की प्रकृति प्रशासनिक होती है, सार्वभौमिक होती है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। एक बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था और उसमें पूछा गया था कि हेनरी फियोल द्वारा लिखा गया लेख कौन सा है, और ये दोनों नाम उसमें लिखे हुए थे। मोस्टली बच्चों ने आंसर दे दिया जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। बच्चों वो पुस्तक थी, लेख नहीं था, आर्टिकल नहीं था, बुक थी। और बुक इनकी ट्रांसलेट हुई थी फ्रांस की लैंग्वेज से, क्योंकि तो फ्रांसीसी थे तो इन्होंने अपना आर्टिकल लिखा था फ्रेंच में। फिर इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, और इंग्लिश की बुक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इनका जो आर्टिकल था वो इसी के नाम के तर्ज पे था, पर फ्रेंच लैंग्वेज में था, इसलिए इसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। ये फ्रांसीसी में लेख लिखा गया था और पुस्तक लिखी गई थी इनकी अंग्रेजी भाषा में। हेनरी फियोल ने प्रबंध के 5 कार्य बताए जिनका नाम था POCCC। कितने काम बताए? 5, जिनका नाम क्या था? POCCC। पी का मतलब यहाँ पे है प्लानिंग, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, सी का मतलब है कमांडिंग, सी का मतलब कोऑर्डिनेशन, और सी का मतलब कंट्रोलिंग। हेनरी फियोल ने बताया कि कोई भी प्रबंध में सबसे पहले नियोजन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ढांचा तैयार किया जाता है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, संगठन बनाया जाता है। संगठन में आदेश और निर्देश चलेंगे, कमांडिंग होगी, और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है, तालमेल बिठाना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन, और उन सभी गतिविधियों पे कंट्रोल करना भी प्रबंध का एक भाग है। अब यहाँ ध्यान से समझना बच्चों, अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि हेनरी फियोल ने प्रबंध के कितने कार्य बताए, तो काम है 5, जिसको कहते हैं POCC। लेकिन हेनरी फियोल ने जो प्रबंध की परिभाषा दी, प्रबंध की जो परिभाषा दी थी, मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन दी थी, इसमें इन्होंने पूरे प्रबंध प्रक्रिया को 6 भाग में बांटा। तो कार्य इन्होंने 5 बताए, लेकिन उन्होंने प्रबंध की परिभाषा में 6 भाग दे दिए। ये 5 तो थे ही थे, एक छठा भाग इन्होंने दे दिया था फोरकास्टिंग, यानी कि पूर्वानुमान। पूर्वानुमान तो अगर एग्जाम में आ जाए कि हेनरी फ्यूल ने प्रबंध को कितने भागों में बांटा, तो आप आंसर देंगे 6। हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के कितने काम बताए, तो आंसर देंगे आप 5। कौन से 6 भाग थे वो हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने औद्योगिक इकाई, किसी भी इंडस्ट्री में बताया कि कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी तरह का बिजनेस हो, उसमें 6 तरह के काम आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने पूरी यूनिट को 6 भाग में बांट दिया कि किसी भी यूनिट के 6 डिवीजन होते हैं। पहला डिवीजन टेक्निकल, जिसमें प्रोडक्शन वगैरह ये सब आ गया। दूसरा है कॉमर्शियल, कि सब आप व्यापार कर रहे हो तो कैसे सेल करोगे, कैसे परचेज करोगे, कॉमर्शियल।
तीसरा फाइनेंस, फाइनेंस तो वित्त जो है वो तो व्यवसाय का रखते हैं। चौथा है सिक्योरिटी, कि सब वहां पे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है। पांचवा है अकाउंटिंग, भी एक पार्ट है, बिना अकाउंटिंग के तो व्यवसाय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और छठा है कि मैनेजमेंट। तो इन्होंने औद्योगिक इकाई के 6 भाग में पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग प्रबंधक में ये कुछ गुण हैं जो होने चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने आप को मैनेजर कहे वो फिजिकली फिट होना चाहिए, नैतिक व्यक्ति होना चाहिए, उसमें एजुकेशनल नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, मानसिक स्थिति उसकी सही हो, दिमाग की सोच सही हो, और एक जनरल नॉलेज उसमें होना चाहिए। ये कुछ प्रबंधक के गुण हेनरी फ्योल ने बताए। अब देखो परिभाषा अगर आप देखेंगे तो परिभाषा में आपको मैंने बताया कि 6 भाग हैं, और 6 भाग में कौन सा जुड़ गया, पूर्वानुमान। नियोजन वही है, प्लानिंग वही आ गया, ऑर्गेनाइजेशन वही आ गया, आदेश देना यानी कमांडिंग वही आ गया, कोऑर्डिनेशन वही आ गया, और कंट्रोलिंग भी वही आ गया। तो परिभाषा याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, POCCC 5 कार्य है, एक और जोड़ देना उसमें, पूर्वानुमान यानी कि फोरकास्टिंग लगाना कि भविष्य में हमें क्या करना है, कैसे करना है। नियोजन पूर्वानुमान के तर्ज पे ही होता है। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंध की परिभाषा बताई। हेनरी फ्योल को जाना इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे जो सार्वभौमिक हैं, सभी जगह लागू होते हैं। इनके 14 सिद्धांतों का अपन जिक्र करने वाले हैं। पहला सिद्धांत इन्होंने बताया कार्य विभाजन, श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत, जो FW टेलर ने इसे विशिष्टीकरण का नाम दिया था। हेनरी फ्योल का यह मानना था कि एक व्यक्ति संपूर्ण कार्य नहीं कर सकता, उसमें सभी कार्य करने की दक्षता नहीं होती। आप हमारे यहीं पे देख लीजिए, हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस हम कराते हैं तो एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है, भले ही उसको आते सब है, पर स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगा। इसे काम को बांटो और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करो। ये इन्होंने एक सिद्धांत बताया। तो मैनेजमेंट आपका बिल्कुल सही रहेगा, काम के छोटे छोटे टुकड़े करो और अलग अलग लोगों को असाइन करो जो उसमें स्पेशलिस्ट है। दूसरा सिद्धांत इन्होंने बताया अधिकार और दायित्व का सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप राइट दे रहे हो तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, और अगर किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसे अथॉरिटी भी दो। ये समान चलने चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और अथॉरिटी नहीं दी, वो आदमी वैसे जॉब छोड़ जाएगा। जरूरत से ज्यादा अथॉरिटी दे दी और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो वो अपनी अथॉरिटी को अब्यूजिंग करेगा, दुरुपयोग करेगा। इसे ये दोनों समान चलने चाहिए, और समानता की वजह से इस प्रिंसिपल को अपन प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी कि समानता के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तीसरा सिद्धांत इन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट तभी होता है जब वहां डिसिप्लिन हो, और डिसिप्लिन एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक ये होता है कि साहब आप बढ़िया से संस्था के नियम की, कानून की पालना करोगे तो आपको अवार्ड दिए जाएंगे, पदोन्नति होगी, सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। नकारात्मक होता है कि आपको दंड का, भय का सहारा लिया जाता है। एक सामान्य बात यह है कि ना नकारात्मक बढ़िया ना सकारात्मक। सबसे बढ़िया अनुशासन जो है वो है आत्म अनुशासन, इसे अनुशासन की कुंजी कहते हैं। हेनरी फ्योल इसी के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में जब कर्मचारी अपनी इच्छा से नियमों की पालना करना शुरू कर देंगे तो मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट रहेगा। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से आपको समझना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। हेनरी फ्योल इसके लिए बहुत फेमस हुए थे। इसका नाम था आदेश की एकता का सिद्धांत। पहले तो आदेश की एकता क्या कहती है कि एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त हो और वो उस एक के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। मान लीजिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्स नाम का कर्मचारी है, वाई नाम का कर्मचारी है, और ए नाम का अधिकारी है, और बी नाम का अधिकारी है, और सी नाम का अधिकारी है, और ये तीनों अधिकारी एक्स को आदेश देते हैं, तो एक्स कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे किसका आदेश पहले मानना है, किसका नहीं मानना, मैं किसके प्रति उत्तरदायी हूं। तो इससे मैनेजमेंट बिगड़ना शुरू हो जाता है। आदेश की एकता में इन्होंने एक बात कही कि एक अधीनस्थ को उससे तुरंत जो सुपीरियर अधिकारी है उससे आदेश प्राप्त हो, इमीडिएट सुपर अधिकारी से, जो इसका सुपीरियर है उससे आदेश प्राप्त हो, और ये उसी के प्रति जवाबदेही हो
तो ये काम चलेगा। अब देखो, जब इस तरीके की हम बात करें आदेश की एकता का, तो इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा बीच में एक टॉपिक समझाता हूं जिसका नाम है संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप जो है, और सबसे सरल और प्राचीनतम स्वरूप जो है, वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। आप थोड़ा सा समझना मेरी बात को। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स नाम का अधिकारी है, वाई है, ये जेड है, ये ए है, ये बी है। ये पदानुक्रम है, ये पदानुक्रम है, हिरकी है, पदों की एक हिरकी है। यहाँ पर जेड का इमीडिएट बॉस है वाई, ए का इमीडिएट बॉस है जेड, और वाई का इमीडिएट बॉस है एक्स। आदेश की एकता ये कहती है कि वाई को आदेश मिलना चाहिए एक्स से, और वो एक्स के प्रति ही उत्तरदायी हो। इसको आदेश की एकता कहते हैं। और ये जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, ये औपचारिक संगठन में पाया जाता है, जहां एक फिक्स स्ट्रक्चर है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सब आदेश की एकता का सिद्धांत कौन से संगठन में उपयुक्त है, तो कौन से में उपयुक्त है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, औपचारिक ऑर्गेनाइजेशन, इनमें उपयुक्त है। एक टॉपिक आता है बच्चों लाइन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। एक आता है आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां क्या होता है बच्चों, ये एक लाइन बनी हुई है, ये एक लाइन बनी हुई है, ये एक्स, ये वाई, ये ए, ये बी और ये सी। मान लीजिए ये कंपनी का सीईओ है, ठीक है, और ये कंपनी का मैनेजर है, ठीक है। इस तरीके से इनके डेजिग्नेशंस बने हुए हैं। अब यहाँ पर वाई को अगर कुछ काम करना है, ठीक है, तो इसने अपनी हेल्प लेने के लिए एक एम और एन नाम के दो अधिकारी और जोड़े, जो इनको सिर्फ सलाह देंगे, एडवाइजरी करेंगे, सलाह देंगे, एडवाइज। तो इस लाइन के साथ ये जो दो लोग जुड़ गए, ये दो लोग कहलाते हैं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन को अपन कहते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर आदेश देने का काम, आदेश कौन देगा? लाइन अधिकारी। और सलाह कौन देगा? स्टाफ, स्टाफ अधिकारी। समझ में आ रहा है बच्चों? ये जो सलाह देगा, ये किसको देगा? ये लाइन अधिकारी को सलाह देगा, पर आदेश नहीं दे सकता। तो लाइन और स्टाफ में भी आदेश की एकता चल जाएगी, यहां पर भी आदेश की एकता चलेगी, क्योंकि आदेश तो एक्स वाई को दे रहा है, वाई ए को दे रहा है। यहां पर भी ये सिद्धांत फॉलो हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक और ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका नाम है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल, क्रियात्मक संगठन। अब क्रियात्मक संगठन में क्या होता है बच्चों? सेम चीज है वही, ये लाइन प्लस स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहां पर लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी आदेश दे सकता है, और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को पावर दिया है कि वो आदेश भी दे सकता है प्लस सलाह भी दे सकता है। जहां इनको दोनों पावर दे दिए गए, तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। यानी कि अब यहाँ पर ये जो लाइन थी, इस लाइन के साथ ये जो दो स्टाफ जुड़े, ये स्टाफ इसको भी आदेश दे सकता है और ये भी दे सकता है, तो मामला गड़बड़ हो गया। क्योंकि हेनरी फ्यूल कहता है एक अधीनस्थ को उसके तुरंत वाले अधिकारी से ही आदेश आने चाहिए, एक से ज्यादा आ गए तो आदेश की एकता का उल्लंघन। इसलिए क्रियात्मक संगठन में आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। और जब एक अधिकारी से ही आदेश मिलेगा तो कर्मचारी खुश रहेगा, ये कर्मचारी को पर्सनली इफेक्ट करता है। इसका अर्थ ही यही है कि एक ही अधिकारी से आपके पास आदेश आने चाहिए।
कर्मचारी उसी अधिकारी के प्रति अपने आप को उत्तरदायी ठहराएगा। कर्मचारी के ऊपर एक से ज्यादा अधिकारी नहीं होंगे तो दोहरी अधिस्थिति को रोकता है। ये लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रयुक्त हो सकता है, औपचारिक संगठन में प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आदेश की एकता सही नहीं होती। ये मैंने आज आपको बेसिक सारी चीजें समझा दी। इस पे मैंने थोड़ा इसलिए भी टाइम दिया है आपको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ऐसे ही हेनरी ब्यूल ने 5वां सिद्धांत दिया, निर्देश की एकता। आदेश की एकता के जैसे इन्होंने एक सिद्धांत दिया, कौन सा? निर्देश की एकता। निर्देश की एकता को कई बच्चे आदेश की एकता मान लेते हैं। आदेश की एकता तो ये था कि एक अधिकारी और एक कर्मचारी को तुरंत पूर्व के अधिकारी से ही आदेश प्राप्त हो, वो उसी के प्रति उत्तरदायी हो। ये तो था आदेश की एकता। निर्देश की एकता ऐसा नहीं कहता। निर्देश की एकता ये कहता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में समान प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं तो उसकी एक ही योजना हो। समझ में आ रहा है? आदेश की एकता में था वन मैन वन बॉस, वन मैन वन बॉस। और निर्देश की एकता कहती है वन मैन वन प्लान, कि जब एक ही ऑब्जेक्ट है तो एक ही प्लान होना चाहिए। ये आदेश की एकता कर्मचारी को व्यक्तिगत तौर पे प्रभावित कर रही थी, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो पर्सनली इफेक्ट हो रहा था, व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित हो रहा था। जबकि निर्देश की एकता जो है ये पूरे संगठन को प्रभावित करती है, क्योंकि पूरे संगठन में एक उद्देश्य का एक ही योजना होनी चाहिए और सारे मिलकर उस योजना को ही पूरा करें। ये था निर्देश की एकता का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत इन्होंने बताया कि साहब आप संगठन के लिए काम करें, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में अपना योगदान दें, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण कर दें। आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ दें और संगठन के लिए सोचना शुरू करें। संगठन तभी मैनेज होगा। अब इन्होंने कहा साहब ये तभी संभव है जब कर्मचारियों को न्याय संगत प्रतिफल मिले। कर्मचारी अपना 100% देंगे ऑर्गेनाइजेशन को, बशर्ते कि आप उनको इक्विटेबल रेम्युनरेशन दें, आप उनको उतना पैसा देंगे वो अपना जीवन यापन जी सके। क्लियर है बच्चों? तो देखो फिर से एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत इन्होंने बताया, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। और जब हम इसको पढ़ते हैं केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण, तो हमको एक टॉपिक और पढ़ना पड़ता है इसके साथ में, डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, प्राधिकार या अधिकार का प्रत्यायोजन। मैंने ये महसूस किया है कि मोस्टली बच्चे इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, अभी समझ में आ जाएगा। सेंट्रलाइजेशन में तो कोई डाउट ही नहीं है कि सेंट्रल है साहब, ये मान लो कि सब कुछ अधिकार एक ही आदमी तक केंद्रित है, वो किसी और को पावर देना ही नहीं चाहता, वो सबऑर्डिनेट को इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, वो सारे पावर खुद के हाथ में रखना चाहता है। ऐसा छोटे ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में संभव नहीं है। आज हम हमारे देश की बात करें तो प्रधानमंत्री अलग है, राष्ट्रपति अलग है, मुख्यमंत्री अलग है। तो ये विकेंद्रीकरण है। केंद्रीकरण क्या होता है साहब? राजा है और राजा ने जो कह दिया वो फाइनल है। तो ये शीर्ष प्रबंधक तक केंद्रित होते हैं, इसका मतलब सेंट्रलाइज। बताओ, आप बताओ मुझे खुद, इसमें जो सबऑर्डिनेट्स हैं इनका इंपॉर्टेंस बढ़ा कि कम हुआ? केंद्रीकरण में जो सबऑर्डिनेट है उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी या कम हुई? आप क्या कहेंगे सर? कम हो गई, उनकी तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो केंद्रीकरण में अधीनस्थ के महत्व को कम कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ जो पहला कंफ्यूजन है बच्चों का वो मैं समझा देता हूँ। ये पहली लाइन तो सबके समझ में आ जाती है कि सब विकेंद्रीकरण मतलब अधिकारों को बिखेर दो, यानी कि आप अपने पास पावर मत रखो, दूसरों को भी पावर दो। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मतलब सबको ही प्रधानमंत्री बना दे क्या? नहीं, पर अकेले तो काम कर नहीं सकते, इसलिए आपको लोगों को अधिकार देने पड़ेंगे। तो सर ये तो प्राधिकार का प्रत्यायोजन हो गया कि आपने अपने अधिकार दे दिए। समझो, पहले इनको समझो।
विकेंद्रीकरण में क्या होता है, अधिकारों का बिखराव होता है। तो बताओ सबऑर्डिनेट की भूमिका बढ़ गई कि कम हो गई? सर बढ़ेगी, क्योंकि आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप उनको अधिकार दे रहे हो, तो अधीनस्थ की भूमिका यहाँ पे बढ़ गई। अब फर्क समझना, विकेंद्रीकरण का मतलब ये नहीं कि आप अपने पूरे पावर ही किसी को दे दोगे। आप क्या करोगे, जो ऑपरेशनल और जो रेगुलर डिसीजन है, जो रोजमर्रा के काम है, जहां आपको बिजनेस को ऑपरेट करना है, तो छोटी छोटी बातें, आज भजनलाल शर्मा जी छोटी छोटी बातें मोदी से तो पूछेंगे कि मैं राजस्थान में ये स्कीम लेके आ जाऊं। परिचालन और नियमित निर्णय लेने का अधिकार उस बिंदु पे होता है जहां ऑपरेशन हो रहा है। कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो प्रोडक्शन मैनेजर को पावर दे दिया कि प्रोडक्शन किस तरीके से कराना है तो खुद ही तय कर। ये डिसेंट्रलाइजेशन है कि आपने जो रेगुलर और ऑपरेशनल डिसीजन का पावर जो है वो आपने उस पर्सन को दे दिया जहां ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि ऑपरेशन सिंदूर करना है कि नहीं करना, ये भजनलाल शर्मा जी तय नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार शीर्ष प्रबंधन के पास रहेगा। तो देखो बटा हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास है। अब ये फर्क है साहब, ये तो किसी को अधिकार ही नहीं देता, सारे ही अधिकार खुद के पास रखते हैं। ये अधिकार केवल इंपॉर्टेंट वाले खुद के पास रखते हैं, रूटीन के ऑपरेशनल काम करने को बांट देते हैं कि भाई सब अपना अपना काम करो। इसमें पूरे संगठन में अधिकारों का वितरण होता है, किसी एक या दो आदमी को नहीं, सबको अपने अपनी पोस्ट दे दी, सबको अपना अपना काम दे दिया। और ये तभी संभव है जब अधिकारों को देंगे। अधिकारों को सौंपना, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी का अधिकारों को सौंपना कहलाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और बिना डेलीगेशन के डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता। भाई बिखराव कैसे होगा? जब बांटोगे, जब अधिकारों को बांटोगे, अधिकारों को सौंपोगे, उसको प्रत्यायोजन कहते हैं। अब बात आती है कि सर प्रत्यायोजन में इसमें क्या फर्क है, वो समझ लो। बिना अधिकारों के प्रत्यायोजन के संगठन की कल्पना ही नहीं हो सकती। एक अकेला आदमी थोड़ी पूरा ऑर्गेनाइजेशन को चला लेगा, इसे ये तो संगठन की कुंजी है। प्रत्यायोजन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक प्रबंधक दूसरे प्रबंधक को अधिकार दे दे, एक पर्सन दूसरे प्रबंधक को अधिकार दे। तो इसका मतलब ये एक स्तर से दूसरे निचले स्तर तक के अधिकार हस्तांतरण हो रहे हैं, पूरे संगठन में नहीं हो रहा। पूरे संगठन में विकेंद्रीकरण है। प्लस इसमें अधीनस्थ को ये दे दिया जाता है कि तू तेरे हिसाब से निर्णय ले ले जो तेरे को लेना है। ये अधिकारों का प्रत्यायोजन है। अब ये ध्यान रखना, ये फर्क है विकेंद्रीकरण में और अधिकारों के प्रत्यायोजन में, कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है सिर्फ अथॉरिटी का डेलीगेशन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मेन जो शीर्ष प्रबंधक है उसी की रहेगी, वो सिर्फ अधिकारों को बांट रहा है, दायित्व को नहीं। लेकिन विकेंद्रीकरण में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बांटी जाती है। दूसरा, आपने सीनियर ने अपने जूनियर को कोई राइट दे दी तो इसका मतलब नहीं कि सीनियर के राइट खत्म हो गई। सीनियर के अधिकारों में कोई डायल्यूशन नहीं होता, कोई कमी नहीं होती। वो अपने अधिकार जैसे चला रहा था वैसे चलाएगा, आगे भी चलाएगा। समझ में आ रहा है? और ये एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक ही सीमित है। और विकेंद्रीकरण में पूरे संगठन में अधिकारों का वितरण होता है, और यहाँ सिर्फ एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक ही संगठन में अधिकारों को दिया जाता है। ये होता है आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एक और इंपॉर्टेंट सिद्धांत हेनरी फ्योल ने बताया, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, पदानुक्रम का सिद्धांत। सोपान श्रृंखला कह दो या पदानुक्रम कह दो, जो भी मैंने आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन में बताया वही चीज है कि किसी भी औपचारिक संगठन में इस तरीके की एक सोपान श्रृंखला, एक पदानुक्रम यानी कि एक हियरार्की होनी चाहिए। एक प्रिंसिपल ऑफ हियरार्की कहते हैं इसको, स्केलर चेन भी कह सकते हो आप इसको, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन या प्रिंसिपल ऑफ हियरार्की। उच्च पद से निम्न पद की रेखा को, इस पूरी रेखा को क्या कहते हैं अपन? स्केलर चेन या हियरार्की कहते हैं। इसमें अधिकार और जो भी कम्युनिकेशन है उसकी एक श्रृंखला होनी चाहिए। और ऐसा कब होगा? जब ये ऑर्गेनाइजेशन वर्टिकल हो। वर्टिकल कब होगा? जब उच्च हो और उसके अंडर में निम्न हो। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल मतलब ऐसे, एक ऑर्गेनाइजेशन ये यहां पर लाइन बनेगी नहीं, पद अलग होंगे ही नहीं, इसे ये क्षैतिज में नहीं पाया जाता। कहां पर उपयुक्त है? ये औपचारिक संगठन में उपयुक्त है। और हेनरी फ्योल का ये मानना था
कि श्रृंखला को तोड़ना नहीं चाहिए। अधिकारी अपने अधीनस्थ को आदेश दे, अधीनस्थ उनके आदेशों की पालना स्वेच्छा से करे, नियमों की पालना करे, तो संगठन में सद्भावना रहेगी, सौहार्द का माहौल रहेगा, औद्योगिक शांति बनी रहेगी, ऐसा इनका मानना था। इवन इन्होंने यहां तक कहा कि मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये ए है, ये बी है। एक्स को अगर कोई बात ए को कहनी है, एक्स को कोई आदेश अगर किसको देने ए को, तो एक्स बोलेगा वाई को, वाई बोलेगा जेड को, और जेड बोलेगा ए को। ये सिस्टम होना चाहिए। एक्स कभी भी ए को डायरेक्ट नहीं बोलेगा, इसको कहते हैं सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। पर हेनरी फ्योल ने ये कहा कि साहब ये जो सिद्धांत है, सोपान श्रृंखला का जो सिद्धांत है, ये तोड़ना नहीं चाहिए। पर इस नियम का एक अपवाद बताया जिसे अपन कहते हैं गैंग प्लैंक थ्योरी। और गैंग प्लैंक थ्योरी भी हेनरी फ्योल साहब ने दी। इन्होंने कहा देखो ऐसे तो क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाएगा और बात तोड़ मरोड़ के ए तक पहुंचेगी। क्यों नहीं एक्स डायरेक्ट ए को कह दे? तो अगर एक्स डायरेक्ट ए को कहता है तो सोपान श्रृंखला का सिद्धांत टूटता है। तो इन्होंने कहा कि साहब एक गैंग प्लैंक थ्योरी दी कि अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, अपवादजनक परिस्थिति है, तो इस सिद्धांत को तोड़ा जा सकता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जा सकता है। गैंग प्लैंक थ्योरी भी किसने बताई? हेनरी फ्योल ने बताई। तो ये 9 सिद्धांत आपके समझ में आ गई जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे। 10वां सिद्धांत है व्यवस्था का सिद्धांत। हेनरी फ्योल का ये मानना था कि उचित समय पर उचित व्यक्ति और उचित वस्तु आपको उपलब्ध हो जाए। इसे जितने भी व्यक्ति हैं और जितनी भी वस्तुएं वो उचित समय पे और उचित स्थान पर व्यवस्थित हो, उसे व्यवस्था का सिद्धांत कहते हैं। एक होता है बच्चों समता का सिद्धांत। ये कहते हैं भाई संगठन में भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, सभी कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, पर इसमें सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है, हर कोई व्यक्ति ये नहीं कर पाता। नेक्स्ट इन्होंने कहा कर्मचारियों की स्थिरता का सिद्धांत। हेनरी फ्योल का यह मानना था कि कोई भी कर्मचारी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते ही परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। जैसे नई नई बहू घर में आती तो आते ही थोड़ी बहुत टेस्टी खाना बनाना शुरू कर देगी, पहले मुंह दिखाई का कार्यक्रम ही चलता रहता है। थोड़ा उसे समय दो, एडजस्ट होने दो, फिर वो परफॉर्मेंस दिखाएगी। तो इन्होंने ये कहा कि सब कर्मचारियों का आवागमन न्यूनतम हो, मतलब लोग बार बार में छोड़ छोड़ के नहीं जाए, आपके यहाँ टिके, इतना उनको आप समय दें। साथ ही साथ पहल क्षमता, इसमें जो पहल है शब्द इनिशिएटिव, ये कहता है कि कर्मचारियों को आप मोटिवेट करो कि वो खुद आगे होके इनिशिएट करें, वो खुद आगे होके पहल करें ऑर्गेनाइजेशन में। और ये बहुत बार पूछा जाता है, सिर्फ नाम काफी है, एस्पिरिट डी क्रॉप्स। इसको हिंदी में याद मत करना, लैटिन वर्ड है एस्पिरिट डी क्रॉप्स, जो कहता है कि संगठन में सभी व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करें, आपस में टकराव नहीं हो, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें, संगठन के एकता को बनाए रखें। ये हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए जो बहुत ही फेमस थे, जो आज भी अपने जीवन में लागू होते हैं, आज भी अपने जीवन में लागू होते हैं। अगर आप किसी भी संगठन को ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हो, इन सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट नाम जो आता है वो आता है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो इसके जो जनक थे वो थे F.W. टेलर। इनका पूरा फोकस प्रोडक्शन पे ही था। इन्होंने सही मायने में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दे दिए, पर मैनेजमेंट से रिलेटेड ही नहीं थे, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड थे। ये इफिशिएंसी बढ़ाना चाहते थे कि सब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन आए, इससे इनको हम प्रोडक्टिविटी या इफिशिएंसी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत कह दो या उत्पादकता का सिद्धांत कह दो या दक्षता का सिद्धांत कह दो, एक ही बात है। इसके जनक कौन थे? F.W. टेलर। F.W. टेलर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। F.W. टेलर कौन थे? अमेरिकन थे। और हेनरी फ्योल थे फ्रांसीसी। हेनरी फ्योल माइनिंग इंजीनियर थे, ये मैकेनिकल थे, इसलिए थोड़ी सी साइंटिफिक बातें करते थे। लगभग समय अवधि दोनों की बराबर सी थी। ये 1856 से 1915 तक इनका जन्म रहा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इन्होंने एक आर्टिकल दिया था, चूंकि अमेरिकन थे तो इंग्लिश भाषा में आया, आर्टिकल आया, वो ही बुक में छप गया। दोनों का नाम भी सेम था, प्रिंसिपल ऑफ
साइंटिफिक मैनेजमेंट, और दोनों का ईयर भी सेम था। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर एक लेखक भी थे जो कई तरह की किताबें लिखते रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में 3 किताबें लिखी। सबसे पहली किताब उनकी आई थी पीस रेट सिस्टम, जो इन्होंने मजदूरी पे स्टडी करी कि सब मजदूरी जो है वो आप किसी को हर महीने की फिक्स सैलरी मत दो, उनको पर पीस के हिसाब से पेमेंट करो ताकि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े। और अगर एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करने के बाद वो और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो रेट बढ़ा दो ताकि उस लालच में वो और प्रोडक्शन करे, क्योंकि प्रोडक्शन का आदमी था, मैकेनिकल था। तो इन्होंने किताब ही छाप दी पीस रेट सिस्टम 1895। दूसरी किताब जो आई इनकी वो आई शॉप मैनेजमेंट 1903 में, और तीसरी ने तो इनको अमर ही कर दिया, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में। हेनरी फ्यूल अपने आप को पूरी जिंदगी एक ही चीज से संबंधित रखे, उत्पादन, इसलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपने आप को पूरा संबंधित रखा उत्पादन से। इसलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है, ये विशेष परिस्थिति में लागू होते हैं, प्रोडक्शन में ही लागू होते हैं। इसलिए ये सिद्धांत कैसे होते हैं? विशेष परिस्थिति में ही लागू होते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हेनरी फ्यूल के जैसे 14 सिद्धांत नहीं दिए, 4 ही सिद्धांत दिए, पर 9 तकनीक बता दी। उन्होंने तकनीक पे ज्यादा फोकस किया, साइंटिफिक तरीके से काम करने पे फोकस किया। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 सिद्धांत बताए। उन्होंने कहा भाई जो भी काम करो वो थंब रूल पे मत करो, लकीर के फकीर मत बनो, थोड़ा साइंटिफिक सोचो, थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से काम करो। इन्होंने काम पे फोकस किया। इन्होंने कहा कि साहब एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए, ना कि टकराव। संगठन में सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, सभी लोग मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें, मतभेद नहीं। कई बार इसको अपन बोलते हैं संगति होनी चाहिए, न कि असंगति, यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कॉम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए। और हर व्यक्ति को मैक्सिमम एफिशिएंसी तक अपना डेवलपमेंट करने का अधिकार होना चाहिए। वो ज्यादा प्रोडक्शन करे तो उसका ज्यादा ग्रोथ हो। इसे इन्होंने डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम की टेक्निक बताई कि गधे और घोड़े की सेम सैलरी नहीं हो सकती। अच्छे प्रोडक्शन करने वाले, अच्छा काम करने वाले लोगों को आप अच्छी सैलरी दें। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 सिद्धांत बताए। पर इन 4 सिद्धांतों के थे इन्होंने 9 टेक्निक बताई। 9 टेक्निक में सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शनल फोरमैनशिप। जितने भी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली इसी में आते हैं। इन्होंने ये बताया कि कोई भी कारखाना जो प्रबंधक होता है उसके 2 पार्ट बताए। मैं पहले फंक्शनल फोरमैनशिप को डिटेल में बताता हूं। इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप को क्या किया, ये बताया कि कोई भी जो फैक्ट्री होती है उसके 2 विभाग होते हैं, एक प्लानिंग और एक प्रोडक्शन। और इन 2 विभागों के अंडर में 4-4 अधिकारी होते हैं, इसलिए हमको 8 अधिकारियों से मार्गदर्शन मिलता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए 8 अधिकारियों से मार्गदर्शन मिलता है। प्लानिंग के 4 जो है वो स्टार्टिंग के ये 4 है। ये कौन 4 किस में आते हैं? ये प्लानिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। कौन से 4 हैं? एक होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसका नाम से क्लियर है, ये प्लानिंग कर रहा है और अपने एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है कि तुमको इस तरीके से काम करना चाहिए ताकि काम साइंटिफिक तरीके से हो। एक होता है रूट क्लर्क, इसका काम क्या है कि जो इंस्ट्रक्शंस आ गए तो ये आपको बताएगा कि इस काम का रूट ऐसा होना चाहिए, पहले ये काम करो, फिर ये करो, फिर ये करो। एक होता है टाइम कॉस्ट क्लर्क, ये कहता है भाई कितने टाइम में काम कर रहे हो, कितनी कॉस्टिंग लगा रहे हो, इसके रिकॉर्ड मेंटेन करो। और एक होता है डिसिप्लिनर, इसका काम है संगठन में अनुशासन बनाए रखें। ये चारों लोग किसके अंडर में आते हैं? प्लानिंग ऑफिसर के अंडर में। क्लियर है? ये फंक्शनल फोरमैनशिप का काम है। फिर आता है एक प्रोडक्शन ऑफिसर। प्रोडक्शन ऑफिसर के अंडर में ये 4 बॉस आते हैं। एक का नाम है स्पीड बॉस, एक का नाम है गैंग बॉस, एक का नाम है रिपेयर बॉस, एक का नाम है इंस्पेक्टर। जैसा कि नाम से क्लियर है, स्पीड बॉस का काम क्या है कि प्रोडक्शन जितनी स्पीड में हो, बिना किसी देरी के काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। गैंग बॉस का नाम क्या है? गैंग तैयार करेगा, मशीनें तैयार करेगा, उपकरण तैयार करेगा, श्रमिकों को एक जगह इकट्ठा करेगा, पूरी गैंग बनाएगा। और रिपेयर बॉस का काम क्या है कि मशीनें खराब ना हो जाएं, क्योंकि अगर मशीन खराब हो गई सारे कर्मचारी बैठ जाएंगे, संस्था को नुकसान होगा, प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा। इंस्पेक्टर का काम क्या है कि साहब जो भी काम की गुणवत्ता है, उसके जो स्टैंडर्ड है उसको चेक करता रहे कि काम की क्वालिटी मेंटेन हो। इसलिए क्रियात्मक संगठन जो है, इसमें आपने देखा कि पूरा स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम इन्होंने बांटा। इन्होंने 8 क्लर्क बना दिए 2 विभाग के तहत,
इससे क्रियात्मक संगठन का सबसे मेन लाभ है विशिष्टीकरण, कि हर व्यक्ति अपने अपने काम का एक्सपर्ट है। तो ये जो 9 तकनीक थी उसमें से पहली तकनीक समझ में आ गई आपको, क्रियात्मक फॉर्मेशन। दूसरी तकनीक इन्होंने बताई परमापीकरण, कि काम का एक स्टैंडर्ड सेट कर लो कि एक दिन में इतने पीस बनने चाहिए, अब बने कितने उससे कंपेयर कर लो। काम को छोटे छोटे भागों में बांटो, टुकड़े करो, और जो स्पेशलाइज ज्ञान रखता है वो उस काम को करे, तो काम इजी हो जाएगा। इसको सरलीकरण कहा। इन्होंने कहा जो आप काम कर रहे हो उसकी पद्धति का अध्ययन करो कि काम को और किस तरीके से किया जा सकता है और बेहतरीन तरीके से कैसे परफॉर्मेंस दी जा सकती है। फिर इन्होंने कहा गति का अध्ययन करो कि काम को कितनी स्पीड में किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। समय का अध्ययन करो कि एक काम को करने में कितना समय लग रहा है और कितना लगना चाहिए था। थकान का अध्ययन, इन्होंने कहा आप कंटिन्यू काम मत करते रहो, 1 घंटा काम करो, 5 मिनट का रेस्ट लो, उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसको थकान का अध्ययन कहा। और विविधात्मक मजदूरी पद्धति बताने वाले कौन थे? हेनरी फियोल, सॉरी एफ.डब्ल्यू. टेलर। इन्होंने कहा साहब गधे और घोड़े सेम नहीं है, अच्छा काम करने वाले को मजदूरी ज्यादा मिलनी चाहिए, हल्का काम करने वाले को मजदूरी कम मिलनी चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मानसिक क्रांति। प्रबंध में मानसिक क्रांति के जनक थे एफ.डब्ल्यू. टेलर। इन्होंने कहा लोगों की सोच बदलो तो संगठन बदलेगा। लोगों की सोच ये होनी चाहिए कि हमें संगठन के लिए काम करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। और इन्होंने ये कहा कि प्लानिंग अलग होगी, प्रोडक्शन अलग होगा। 2 इन्होंने अलग अलग विभाग बनाए, इसलिए इन्होंने नियोजन कार्य को अन्य कार्य से अलग रखने का सुझाव दिया। तो ये थे एफ.डब्ल्यू. टेलर के सिद्धांत और तकनीक। इसके अलावा और भी कुछ सिद्धांत हैं जो अपने को इस चैप्टर में पढ़ने होते हैं। पहला सिद्धांत है अपवाद का सिद्धांत, जो पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। यह सिद्धांत कहता है कि जो शीर्ष प्रबंधक हैं, जो मुख्य प्रबंधक हैं, उनको रोजमर्रा के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जो अधीनस्थ हैं उनको अपना काम करने देना चाहिए। अपवादजनक परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में इनको इन्वॉल्व होना चाहिए और रोका टोकी करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं अपवाद का सिद्धांत। इसके जनक थे एफ.डब्ल्यू. टेलर। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अपवाद का सिद्धांत किसने विकसित किया, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर आंसर नहीं आएगा। विकसित किया था लिस्टर व्हीटर ने, लेकिन डेवलप किया था लिस्टर व्हीटर ने, पर बताया किसने था, फाउंडर कौन थे? एफ.डब्ल्यू. टेलर। क्या कहता है ये सिद्धांत कि उच्च अधिकारी को असामान्य या अपवादजनक परिस्थिति में ही अधीनस्थ के रूटीन के काम में हस्तक्षेप करना चाहिए, और ये असाधारण परिस्थिति में ही लागू होता है, हमेशा लागू नहीं होता। ये था आपका अपवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, स्पान ऑफ कंट्रोल या स्पान ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का सिद्धांत, प्रबंध के विस्तार का सिद्धांत या नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे ग्रेकुनाज, जो पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया था कि सब नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत के प्रतिपादक थे ग्रेकुनाज। ग्रेकुनाज ने ये बात कही कि साहब एक अधिकारी जो है उसकी भी लिमिटेशन है, वो कितने अधीनस्थ को कंट्रोल कर सकता है, 2 को, 5 को, 4 को। आप अपने अंडर में कितने लोगों को प्रभावी तरीके से मैनेज कर सकते हो, उसे कहते हैं नियंत्रण का विस्तार। कि अधिकारी द्वारा प्रभावी तौर पर नियंत्रण किए जा सकने वाले अधीनस्थों की संख्या क्या होगी, कि कितने लोगों को प्रभावी ढंग से मैनेज कर सकते हो। अब चूंकि देखो यहां पर ये ए नाम का अधिकारी है और उसके अंडर में 2 अधीनस्थ हैं, बी और सी। तो आप ये बताओ यहां पर कितने रिलेशन बन सकते हैं, क्योंकि इनके तीनों के बीच में रिलेशन तो है, अधिकारी भी, अधीनस्थ भी आपस में काम कर रहे हैं। क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं? तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, n 2 की पावर n अपॉन 2 प्लस n माइनस 1। यहां n का मतलब है अधीनस्थ। देखो यहां अधीनस्थ कितने हैं? 2। यहां पर अधीनस्थ कितने हैं? 2। तो फॉर्मूले में रखते हैं n का मतलब 2, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 माइनस 1। सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बच गए 2, और 2 और 2 4, 4 में से 1 गए तो 3, 3 इंटू 2 यानी कि 6। यानी कि जहां 2 अधीनस्थ हैं तो संबंध होंगे 6। ऐसे ही बताओ, अगर 3 अधीनस्थ होते, यदि 3 अधीनस्थ हैं
अब आपसे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 3 अधीनस्थ हैं तो ग्रेकुनाज के अकॉर्डिंग संबंधों की संख्या क्या होगी? तो फॉर्मूला आपको मालूम है, n 2 की पावर n अपॉन 2 प्लस n माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला। n कितने हैं? 3, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 माइनस 1। सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 8 में से 2 का भाग दे दिया 4, तो 4 प्लस 3 माइनस 1, 7 में से गया 6, 6 3 18। तो 3 अधीनस्थ होने पर संबंध कितने होंगे? 18 संबंध होंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ग्रेकुनाज ने ये संबंधों की संख्या बताई, साथ ही साथ नियंत्रण का विस्तार और प्रबंध का विस्तार भी बताया। अब ये भी आपको याद रखना है कि ग्रेकुनाज के अलावा इसमें और भी लोग आए, उन्होंने भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो थे उर्बिक और अर्नेस्ट टेल। इन्होंने कहा साहब उच्च स्तर के जो प्रबंधक हैं वो अपने अंडर में कितने लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रभावी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उर्बिक ने बताए 4, अर्नेस्ट टेल ने बताए 8। सर ग्रेकुनाज ने कितने बताए? फॉर्मूला लगा लो। निम्न स्तर के प्रबंधक उर्बिक ने बताए 8 से 12 और अर्नेस्ट टेल ने बताए 20। इतने लोगों को आप प्रभावी तरीके से मैनेज कर सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अफसरशाही या लाल फीताशाही का सिद्धांत। ये किसने दिया था? मैक्स वेबर ने दिया। मैक्स वेबर ने ये सिद्धांत दिया कि साहब जो भी संगठन है उसमें अधिकारों का पदानुक्रम होना चाहिए, यानी कि शीर्ष अधिकारी, उच्च अधिकारी, एक क्रम होना चाहिए, सबके पावर डिफाइन होने चाहिए। साथ ही साथ जो भी निर्णय लिए जाए वो इम्पर्सनल हो, व्यक्तिगत नहीं हो, नियम पर आधारित हो। यानी कि इन्होंने पूरा का पूरा अफसरशाही, एक ब्यूरोक्रेसी सिस्टम बताया। आप भी फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने जा रहे हो, आपके ऊपर प्रिंसिपल भी होगा, उसके ऊपर शिक्षा अधिकारी भी होंगे। ये ब्यूरोक्रेसी है कि अधिकारों का पदानुक्रम हो, निर्णय नियमों पर आधारित हो, व्यक्तिगत नहीं हो, पक्षपात नहीं हो, औपचारिक नियम और विनियम होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, काम बंटना चाहिए और गुण के ऊपर आधारित उपलब्धियां हो, जिसमें गुण हो उसको उपलब्धि देते जाए और कैरियर आपका सपोर्ट करे। ये 6 चीजें इन्होंने बताई कि साहब संगठन में कभी भी भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, नियम के ऊपर निर्णय लिए जाएंगे, अधिकारों का पदानुक्रम होगा, नियम और विनियम फॉर्मल होने चाहिए, काम को बांटा जाए, गुण के आधारित उपलब्धियां हो और करियर को सपोर्ट करें। इसलिए इन्होंने एक लॉजिकल और रेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे जोर दिया। ऐसे भाई भतीजावाद ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं लाल पिताशाही या अफसरशाही। ये आपका सारे सिद्धांत मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट थे, यानी इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, भले आप कितना ही पढ़ लो। 1 घंटे की क्लास में मैं आपको पूरा कोर्स रिवाइज करवा रहा हूं। ये मेन किताबें हैं जो आपको नाम याद रखने हैं, एग्जाम में पूछते रहते हैं। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक लिखी थी पीटर एफ ड्रकर ने। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक लिखी थी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट लिखी थी चेस्टर बर्नार्ड ने। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लिखी थी हर्बर ए साइमन ने। बिग डेमोक्रेसी लिखी थी पॉल एच एप्पलबी ने। स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी थी डेविड वर्ल्डो ने। तो ये कुछ बुक्स थे जो आपको याद करने हैं। इसी के साथ मेरा ये पूरा समरी कोर्स मैंने कंप्लीट करा दिया प्रबंध के सिद्धांत। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे? एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे? एफ.डब्ल्यू. टेलर। फर्स्ट ग्रेड में बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, निर्देश की एकता का सिद्धांत। निर्देश की एकता का सिद्धांत क्या कहता है कि साहब पूरे संगठन के लिए उद्देश्य क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए और उनको एक ही प्रबंधक के द्वारा डायरेक्शन दिया जाना चाहिए, यानी कि एक संगठन के समान उद्देश्य के लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। यहाँ एकता या स्टैंडर्ड ये बातें अपन यहाँ पे नहीं कर रहे। ए जो ऑप्शन है कि एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त हो, वो है आदेश की एकता, जबकि क्वेश्चन में पूछा है निर्देश की एकता। तो राइट आंसर हो गया 2 का बी।
एस्प्रिट डी क्रॉप, सहयोग की भावना, जैसे कि नाम से क्लियर है, टीम भावना, टीम स्पिरिट और हार्मोनी। तो राइट आंसर हो गया इसका 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस प्रबंध विचारक ने नौकरशाही, अफसरशाही, नौकरशाही, लाल पिताशाही, कुछ ही नाम आ जाए इंग्लिश में पढ़ लेना, ब्यूरोक्रेसी। तो राइट आंसर होगा सी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, आदेश का सिद्धांत किससे संबंधित है? आदेश का सिद्धांत जैसा कि नाम से क्लियर है, किससे संबंधित है? सॉरी बच्चों, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, प्रबंध में क्रम का सिद्धांत, आदेश लिख दिया गया ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्रम, क्रम मतलब व्यवस्था, व्यवस्था। क्लियर है बच्चों? तो देखो क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का सिद्धांत। तो ऑर्डर का क्या कहता है? व्यवस्था का सिद्धांत कि सामग्री और व्यक्ति, यानी वस्तु और व्यक्ति उचित समय पर उपलब्ध हो। क्लियर है? तो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल और पीपल्स का। नेक्स्ट, हेनरी फ्यूल ने पदानुक्रम श्रृंखला को मेंटेन करने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने गैंगप्लैंक थ्योरी दी और इन्होंने कहा इसको तोड़ा जा सकता है कब? अपवादजनक परिस्थिति में, केवल जब अपवाद आपातकालीन स्थिति हो, जहां दो दूर के स्तर के बीच में सीधे संचार की आवश्यकता है, लेकिन वो दूर के स्तर हैं, यानी कि ए कम्युनिकेट बी, सी, डी और ई के थ्रू करे, इससे बढ़िया डायरेक्ट कर सकता है, पर आपात स्थिति में ही ऐसा करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 7, जब एक अधीनस्थ को एक से अधिक वरिष्ठ से निर्देश प्राप्त हो तो किसका उल्लंघन हो रहा है? हमने पढ़ा था कि साहब एक अधिकारी को एक अधीनस्थ को एक अधिकारी से ही आदेश मिलने चाहिए, यह आदेश की एकता का सिद्धांत था। अगर एक से ज्यादा का मिल रहा है तो किसका उल्लंघन हो रहा है? आदेश की एकता का। क्वेश्चन नंबर 8, टेलर ने मानसिक क्रांति का सिद्धांत दिया, और यह मानसिक क्रांति का मीनिंग क्या है? जैसा कि आपने पढ़ा, आपसी लाभ के लिए श्रमिक और प्रबंधकों के बीच में सहयोग हो, एस्प्रिट डी क्रॉप्स को ही इन्होंने मानसिक क्रांति का नाम दिया। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 9, फेयोल ने समानता का सिद्धांत जो बताया, तो बताओ समानता का सिद्धांत क्या कहता है? कि साहब सभी कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, यानी कि उनके साथ उचित और सम्मानजनक व्यवहार आपको करना चाहिए, ये समानता का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के अनुसार, नौकरशाही सिद्धांत के मैंने आपको 6 पॉइंट बताए थे। पहला बताया था संगठन में पदानुक्रम, औपचारिक नियम हो, और जो भी निर्णय लिए जाएं वो नियम आधारित हो, व्यक्तिगत नहीं हो। तो देखो, अधिकारों का पदानुक्रम हो, औपचारिक नियम हो, कैरियर ओरिएंटेड हो, ये सब तो ओके है। इनका कौन सी विशेषता नहीं है? विशेषता व्यक्तिगत नेतृत्व नहीं होना चाहिए, इम्पर्सनल होना चाहिए, पर्सनल नहीं। तो राइट आंसर हो गया इसका 10 का बी। समझ में आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है निम्नलिखित में से विचारक और उनके योगदान में से बताओ कौन सा जोड़ा गलत है। पहला जोड़ा देखते हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ये तो ओके है। मैक्स वेबर नौकरशाही, ये भी ओके है। एल्टन बियो मानव संबंध सिद्धांत, ये भी ओके है। तो इसका राइट आंसर हो गया हेनरी फ्यूल, क्योंकि समय और गति का अध्ययन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताया था, ना कि हेनरी फ्यूल ने। तो ये जोड़ा गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये बोल रहे हैं कि साहब हेनरी फ्यूल ने एक सिद्धांत दिया था पहल का, यानी कि इनिशिएटिव, और इसमें मैंने आपको बताया था कि साहब कर्मचारियों को आप प्रोत्साहित करें, उनको ये कहें कि आप भी सुझाव दें, उनको सुझाव देने की अनुमति देना, ये पहल भावना का सिद्धांत कहलाता है। टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट बताया, और उसमें ये बताया कि सब काम साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, अंगूठा तरीके से नहीं। इसको कौन सा ऑप्शन जो है सबसे बढ़िया तरीके से डिफाइन कर रहा है? तो उन्होंने कहा साहब जो भी डिसीजन लें, अवलोकन करके लें, विश्लेषण करके लें, एक्सपेरिमेंट करके लें,
ये ज्यादा साइंटिफिक तरीका है। उसको अपने अनुभव पे भरोसा नहीं करना चाहिए, पारंपरिक तरीके नहीं चलेंगे और केवल अनुभवी श्रमिक की नेतृत्व करें, ऐसा नहीं। इन्होंने बताया कि साहब आपको निर्णय जो भी लेने हैं वो अवलोकन, विश्लेषण और प्रयोग के ऊपर आधारित होने चाहिए, साइंटिफिक होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से मैक्स वेबर का आ गया। अब इन्होंने पूछा कौन सी विशेषता है, पहले पूछा था कौन सी नहीं है। तो देखो व्यक्तिगत नेतृत्व ये इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। नियम कैसे होने चाहिए, औपचारिक नियम होने चाहिए, ये बताया गया था। तो राइट आंसर 14 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 15 टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के अनुसार कौन सा एक महत्वपूर्ण तत्व है। टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया उसमें इन्होंने एक ही बात कही थी बार बार में कि साहब परमापीकरण करो, स्टैंडर्डाइजेशन करो। तो ये आ गया आंसर ए, क्योंकि प्राधिकरण का केंद्रीकरण ये तो हेनरी फ्यूल का था, कर्मचारी स्वायत्ता ये भी हेनरी फ्यूल के थे। तो टेलर ने बताया ए। नेक्स्ट है कार्य विभाजन के सिद्धांत का परिणाम है। अगर आप काम को बांटना चाहते हो तो इस सिद्धांत का परिणाम निकल कर आएगा कि आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसको विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो 16 का आंसर हो गया सी। प्रबंध के 14 सिद्धांत किसने बताए। सर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हेनरी फ्यूल। तो 17 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 18 फंक्शनल फोरमैनशिप की अवधारणा किसने दी, एफ डब्ल्यू टेलर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 टेलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। आपने पढ़े 4 सिद्धांत दिए थे इन्होंने कि सब वैज्ञानिक पद्धति हो, अंगूठा टेक नहीं हो, मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो यानी कि मतभेद नहीं हो, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम कुशलता तक काम करने का अधिकार है। लेकिन समानता का सिद्धांत दिया था हेनरी फ्यूल ने, तो इन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो गया डी। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 फिर से मैक्स वेबर का क्वेश्चन। नौकरशाही के मामले में मैक्स वेबर के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक लॉजिकल तरीके से काम करे, एक लीगल अथॉरिटी के रूप में काम करे। तो बच्चों देखो इसी के साथ मैंने आपको प्रबंध के सिद्धांत करा दिए, इसका पूरा कंसेप्ट कराया, क्वेश्चंस कराए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय। थैंक यू, राधे राधे।